हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। तो आज की ये वीडियो क्लास 12th के सभी बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज से हम आपको 100, जी हाँ स्टूडेंट्स, 100 शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं केमिस्ट्री के। ठीक है, अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और इस बार आप बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, तो अगर आप हमारे इस 100 शॉर्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, 100 शॉर्ट क्वेश्चन को पढ़कर जाते हैं, तो मैं पूरे दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि आपके जो एग्ज़ाम में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो 15 हो या 18 हो या 20 हो, वो टोटल क्वेश्चन जो है वो यहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, 5 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैं इस एक्सपीरियंस के आधार पर ये बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे चैनल के थ्रू आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। क्लास 12th की काफ़ी सारे टीचर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, 10th के भी बच्चे अगर आपके साथ हैं कोई, तो भी वो भी बच्चे हमारे साथ ड्रीम क्लासेस पे पढ़ सकते हैं, हमारे नोट्स को परचेज़ कर सकते हैं और बिल्कुल कंटिन्यूटी हमारे साथ बने रह सकते हैं। और पूरे दावे के साथ हम कहते हैं कि अगर आप हमारे साथ अच्छे से पढ़ाई करोगे तो 80% तो फिक्स है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और इस चैनल की खासियत ये है क्योंकि ये ड्रीम क्लासेस जो है 2016 से बच्चों को यूट्यूब पे वीडियोस प्रोवाइड कर रहा था और इस साल से हम लोगों ने लाइव क्लासेस भी शुरू कर दी है। ठीक है, चलिए रेडी हो आप लोग। 100 शॉर्ट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आएंगे, टाइप बाय टाइप, सॉरी वीडियो बाय वीडियो जो है हम आपको बताते रहेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया क्लियर करके, वीवीआई क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न, क्लास 12th केमिस्ट्री। और क्लास 12th केमिस्ट्री का ये जो पहला क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि क्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित करें। तो हम कहना चाहेंगे कि वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण जैसे अणु, परमाणु और आयन की व्यवस्था नियमित होती है। ठीक है, वो कैसा ठोस कहलाएगा? क्रिस्टलीय ठोस कहलाएगा। वैसा ठोस जिनके अवयवी कण, जैसे आपको पता है कि कण होते हैं अणु, परमाणु और आयन। ठीक है, उनकी जो व्यवस्था जो होती है वो नियमित होती है, तो क्रिस्टलीय ठोस कहलाएगा। और इस वीडियो की और हमारी इस क्लास की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि हम लोग खुद से कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं, खुद का लैंग्वेज यूज करते हैं। ठीक है, किताबी कीड़े को हम लोग नहीं मानते हैं, किताबी लैंग्वेज को हम लोग कम ही यूज़ करते हैं, ज़्यादातर हम लोग अपना खुद का लैंग्वेज लेकर आते हैं। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन हो गया और 100 क्वेश्चन पढ़िए, पूरी गारंटी कि सभी क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे क्योंकि पिछला साल ये काम हो चुका है। ठीक है, चलिए, कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है। आपने पढ़ा होगा काफ़ी बार, 12th के ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि कांच कैसा ठोस है। ठीक है, कांच कैसा है, तो 4 विकल्प रहते हैं, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय, इस तरह के। ठीक है, तो कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है। इस चीज़ को हमें प्रूव करना है, बताना है कि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है। कैसे? तो कहना चाहेंगे हम कि इसका गुण द्रव्य के समान होता है, इसमें द्रव्य के जैसे बहने की प्रवृत्ति होती है। इसका जो गुण होता है ना कांच का, वो बिल्कुल द्रव्य के समान होता है, इसमें द्रव्य के जैसी बहने की प्रवृत्ति होती है, पर इसके बहने की गति अति मंद होती है, बहुत ही धीरे धीरे ये बहता है। ठीक है, यही कारण है कि इसे आभासी ठोस या अति शीतलित द्रव्य कहा जाता है। आपने 12th के केमिस्ट्री में कुछ एक ऑब्जेक्टिव आता है जो बहुत ही हाईलाइटेड है। ठीक है, कि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है, तो है वो तो सही बात है, इसे अति शीतलित द्रव्य भी कहा जाता है। इसका यही रीज़न है कि ये धीरे धीरे जो है वो बहता है। ठीक है, आगे देखेंगे कि इसी गुण के कारण पुराने भवन या इमारतों की खिड़की या दरवाजे के कांच की ऊपरी भाग पतला और नीचे जो पेंदी का जो भाग होता है ना उसको मोटा रखते हैं। ठीक है, जो भी पुराने भवन होते हैं, इमारत होती है, उनकी जो खिड़कियाँ दरवाजे होते हैं ना, उसमें जो कांच लगाया जाता है ना, उसका ऊपर वाला एरिया जो होता है वो बहुत ही पतला होता है और नीचे वाला जो पेंदी होता है ना वो काफ़ी मोटा होता है। और यही रीज़न है कि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है, क्योंकि ये स्लो गति में बहता है। ठीक है, और ये एक अति शीतलित द्रव्य है। 2 क्वेश्चन हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। 100 जो है ना, हम आपके लिए मोस्ट हाईलाइटेड, बहुत ही मेहनत करके लिख कर लाए हैं। और
अगर आप चाहें, ठीक है, जैसे आपको लग रहा है कि वीडियोस क्या देखनी, ड्रीम क्लासेस का नोट्स खरीद लेते हैं, राहुल सर नोट्स भी देते हैं। हमारी टीम 2016 से नोट्स देते आ रही है और हर साल 85 to 90% क्वेश्चन आता है। भरोसा रखो, ठीक है, और इस भरोसे को हम बिल्कुल भी जाया नहीं होने देंगे। तो आप नोट्स खरीद सकते हो, स्क्रीन पे आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, कांटेक्ट करिए, हमारी टीम आपको नोट्स देगी। हाँ, थोड़ी फीस लगेगी ऑल सब्जेक्ट के नोट्स में, बट कोई बात नहीं, बहुत अच्छी है, ठीक है। नोट्स से आप 80% 2.5 से 3 महीने में ला सकते हो। ओके, ये हमारा दावा है, वादा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, फ्रैंकल दोष एवं शॉर्टकी दोष में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रैंकल दोष के बारे में। वैसा दोष जिसमें अवयवी कण अपने वास्तविक स्थानों को छोड़कर, ठीक है, अंतराकाशी स्थान में विस्थापित हो जाते हैं, फ्रैंकल दोष कहलाते हैं। ठीक है, ये अपने ये अंतराक्षी होना चाहिए, अंतराकाशी, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा ये लैंग्वेज गलत लग रहा है पर कोई बात नहीं, सिंपल समझना है कि अपने वास्तविक एरिया को छोड़कर जो है ना वो अलग से एरिया में चले जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, फ्रैंकल दोष कहलाते हैं। ठीक है, ये सटीक लैंग्वेज है हमारा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे शॉर्टकी में। शॉर्टकी में कहना है कि वैसा दोष जिसमें धनायन तथा ऋणायन यानी पॉजिटिव और निगेटिव एक या एक से अधिक जोड़ा गायब हो जाता है, मतलब 2 या 2 से 4, 2 या 2 से अधिक, ठीक है, एक या एक से अधिक जोड़ा, और जोड़ा में कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो शॉर्टकी दोष में हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करके लिखा है लैंग्वेज की, वैसा दोष जिसमें धनायन तथा ऋणायन एक या एक से अधिक जोड़ा गायब हो जाता है, शॉर्टकी दोष कहलाता है। यह दोष सामान्यतः आयनिक ठोस में उत्पन्न होता है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, देखिए यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव बनेंगे। एक ऑब्जेक्टिव बनेगा कि जब शॉर्टकी दोष उत्पन्न होता है तो कितने जोड़े धनायन और ऋणायन गायब हो जाते हैं, तो हम कहेंगे एक या एक से अधिक जोड़ा। सेकेंड ऑफ ऑल यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा आपका कि शॉर्टकी दोष जो होता है ना सामान्यतः किस प्रकार के ठोस में उत्पन्न होता है। तो ये देखो यहाँ पे क्लियर करके लिखा हुआ है कि शॉर्टकी दोष सामान्यतः नॉर्मली जो है वो आयनिक ठोस में उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये हमारे 3 क्वेश्चन जो हैं आज के इस सेशन में हो गए। अगला क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं, और बिल्कुल धैर्य बना के रखिए, संयम रखिए, और धैर्य और संयम अगर आपके अंदर रहेगा तो सफलता जल्द ही आपके हाथ लगेगी। ठीक है, चलिए, और ये चौथा प्रश्न, राउल्ट्स लॉ, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं राउल्ट का नियम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए हमारी टीम का व्हाट्सअप नंबर है 6200, बिल्कुल जेन्युइन है, वेरीफाइड है, 733858। हम लोग अनअकैडमी प्लस पे भी पढ़ाते हैं, आप सर्च कर लीजिए अनअकैडमी प्लस को, डाउनलोड कर लीजिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से। उस ऐप में मेरा नाम सर्च करिएगा राहुल कुमार, आपको हमारी प्रोफाइल दिख जाएगी। ठीक है, तो हम लोग बिल्कुल वेरीफाइड है यूट्यूब पे अनअकैडमी प्लस पे 6200733858। आप यहाँ से जो है इसको हमारे नोट्स को ख़रीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट के लिए फ़ीस मात्र 499 है। चलिए, राउल्ट का नियम कहना है कि फ्रांस के एक वैज्ञानिक राउल्ट ने कई प्रयोग के फलस्वरूप वाष्पशील घटक के आंशिक वाष्पदाब और उसके मूल अंश के बीच एक संबंध दिया, जिसे राउल्ट का नियम, राउल्ट्स लॉ कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए ओके, ठीक है स्टूडेंट, तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। राउल्ट्स लॉ काफ़ी बार प्रीवियस ईयर्स पूछा गया क्वेश्चन है 2 नंबर का, कि फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, राउल्ट। इन्होंने कई सारे प्रयोग किए और उन प्रयोगों के फलस्वरूप वाष्पशील घटक के आंशिक वाष्पदाब और उसके मूल अंश के बीच जो है एक संबंध बनाया, एक रिलेशनशिप बनाया, एक रिलेशन बनाया, जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। ठीक है, ये राउल्ट्स लॉ जो है 5 नंबर का भी पूछा जाता है, उसमें पूरा डेरिवेशन है जो हम आपको बताएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5वां, ये 5वां जो क्वेश्चन है कि अनुसंख्य गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है। तो हम कहना चाहेंगे किसी आदर्श या तनु विलयन का वैसा गुणधर्म, किसी आदर्श या तनु विलयन का वैसा गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, अनुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। किसी आदर्श या तनु विलयन का वैसा गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, अनुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। और ये 5वां क्वेश्चन था आज के इसके वीडियो की, आज के सेशन की। चलिए
उम्मीद है कि बिल्कुल आप लोग सेटिस्फाइड हो रहे होंगे। और मतलब हम लोग जो है ना 7-7 6-6 7-7 क्वेश्चन का जो है वीडियो बनाएंगे, और उम्मीद है कि पहला वीडियो देखने के बाद दूसरे वीडियो का जो है बेसब्री से इंतज़ार होगा। मुझे बताइएगा कि आपको दूसरा वीडियो कब चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करिएगा। और ड्रीम क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, देखिए नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे ही सब्सक्राइब करिएगा इस तरह का घंटी का बटन आएगा, इस पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ये नोटिफिकेशन का बेल है। इससे क्या होता है ना कि जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे आपके स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन चल जाएगा आपके फ़ोन पे, और उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करिएगा, वीडियो प्ले हो जाएगी। इसीलिए सब्सक्राइब करवाया जाता है बच्चों को। ऐसा मत सोचिएगा कि आप सब्सक्राइब करिएगा तो सरकार हमें पैसा देगी, यूट्यूब हमें पैसा देगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 कि आदर्श विलयन को परिभाषित करें। तो हम कहना चाहेंगे कि वैसा विलयन जो सभी ताप एवं दाब पर राउल्ट के नियम का पालन करता है। राउल्ट का नियम हम अभी यहाँ पर आगे ऊपर बताएं, सॉरी ये ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन है कि आदर्श विलयन क्या है, उसे परिभाषित करें। तो वैसा विलयन जो सभी ताप, ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, सभी ताप एवं दाब पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, आदर्श विलयन कहलाता है। ठीक है, और ये छोटे छोटे ये टॉपिक्स हैं जिसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा रहेगा तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। ओके, चलिए ये मिक्सिंग हमारा है। और एक क्वेश्चन और आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 7वां कि विद्युत रासायनिक सेल को परिभाषित करें। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दें। प्लीज़ आप बताएं कि ये जो 7 क्वेश्चन हमने बताया है आज के इस वीडियो में आपको कितना प्रभावित कर रहा है। क्या लगता है आपको कि ड्रीम क्लासेस आपको पूरी तैयारी करवा पाएगी? क्या लगता है कि आपको अच्छे मार्क्स हमारी टीम देख पाएगी? और क्या लगता है कि आपको ड्रीम क्लासेस का नोट्स खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स है, आप अपने विचार विमर्श करिए। और आप अपना विचार जो है, अपना जो फीडबैक है, मैं चाहूँगा कि सभी स्टूडेंट्स अपना फीडबैक दें, चाहे वो अच्छा हो ख़राब हो, जो आपके मन में लगे। आप एक बार प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा कि आप क्या चाहते हो। ठीक है, आगे आपकी क्या गतिविधियाँ होनी चाहिए, आपका क्या रिएक्शन होना चाहिए। ठीक है, मैं बिल्कुल सभी स्टूडेंट के रिएक्शन का, सभी स्टूडेंट के फीडबैक का वेट करूंगा। फिलहाल हम लोग 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। कहा गया विद्युत रासायनिक सेल को परिभाषित करें। वैसा सेल जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। यह आपने पढ़ा होगा रिएक्शन में भी कि वैसा सेल जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। और विद्युत रासायनिक इसको सर्वप्रथम, ठीक है, गैल्वेनी और बोल्टा ने खोजा था। ठीक है, इसको सर्वप्रथम किसने खोजा था? गैल्वेनी और बोल्टा ने खोजा था। इन्हीं के नाम पर इन्हें गैल्वेनी या बोल्टिए सेल भी कहा जाता है। ठीक है, तो सभी के फीडबैक का बहुत बहुत इंतज़ार रहेगा। हम चाहेंगे कि हमारे सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर दें। और नोट्स आप बिल्कुल आँख मूंद कर खरीदिए। ठीक है, बिल्कुल आपको ये नोट्स आपके फ्यूचर को प्रभावित करेगा और एक अच्छे मार्ग की ओर आपको लेकर चलेगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 15 यानी 7 क्वेश्चन फिर अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे आपके लिए। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप अपना नीचे कमेंट बॉक्स में काफ़ी सारे कमेंट करके अपना फीडबैक दोगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग 100 शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं क्लास 12 के एग्ज़ाम के लिए। जो बच्चे इस बार 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए हम 100 शॉर्ट क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 100 शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से चलेंगे और ये दूसरा वीडियो है शॉर्ट क्वेश्चन का। पहले वीडियो में हमने 7 क्वेश्चन जो है वो बच्चों को प्रोवाइड कर दिया था। उम्मीद है अच्छा खासा फीडबैक भी आया, अच्छे खासे कमेंट्स आए, और उनके कमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए ये हमने दूसरी वीडियो बना दी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उम्मीद है कि बहुत ही मज़ा लगेगा ये दूसरा वीडियो भी। बिल्कुल एक्टिविटी बना के रखिए, कंटिन्यूटी बना के रखिए ड्रीम क्लासेस पे। सब्सक्राइब नहीं किया है अगर आपने कभी ड्रीम क्लासेस को, तो नीचे रेड कलर का एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, क्लिक करके नोटिफिकेशन का बेल आएगा घंटा का इस तरह का बना हुआ, इस पर भी क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या होता है कि जब भी हम कोई वीडियो आपके लिए बनाएंगे ना तो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे चला जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। और ये हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 8वां, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। ठीक है,
मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, तो हम कहना चाहेंगे कि एक अर्ध सेल में 298 केल्विन ताप पर 1 मोल लीटर सांद्रता के धातु आयन विलयन का इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ठीक है, इस वीडियो की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम जब भी क्वेश्चन लेकर आते हैं तो वो खास होता है, गेस होता है। और दूसरी बात कि इस क्वेश्चन के जो लैंग्वेज होते हैं वो अदरवाइज बुक के लैंग्वेज से काफ़ी सटीक होता है, मतलब हम लोग अपना खुद का लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए 8 क्वेश्चन हो गए, अब हम लोग 9वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लवण सेतु क्या है, इनके कार्यों को लिखें। बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है कि लवण सेतु क्या है, इनके कार्यों को लिखें। तो हम कहना चाहेंगे कि लवण सेतु प्रतिलोम यू आकार की कांच की एक नली होती है। किस तरह की होती है? यू आकार की, ऐसे। ठीक है, लवण सेतु प्रतिलोम यू आकार की कांच की एक नली होती है जो दोनों अर्ध सेलों को जोड़ती है। ठीक है, ये क्या करती है? दोनों अर्ध सेलों को जोड़ता है। इसमें अक्रिय विद्युत अपघट्ट जैसे पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट का संतृप्त विलयन भरा होता है। इसके कार्य इस प्रकार है। ठीक है, लवण सेतु के कार्य वगैरह भी ये पूछता है, आपको 4 विकल्प दे देंगे कि ये इनमें से कौन लवण सेतु के कार्य हैं, कौन लवण सेतु के कार्य नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम अपने इनके कार्यों को देखते हैं। पहला जो कार्य है लवण सेतु का है कि लवण सेतु दोनों अर्ध सेलों को जोड़ता है। ये सबसे पहला काम है लवण सेतु का। यह आंतरिक सेल परिपथ को पूर्ण करता है। ठीक है, ये पूर्ण करता है, सॉरी ये पूर्व नहीं होना चाहिए, यहाँ पे पूर्ण होना चाहिए। ठीक है, ये आंतरिक सेल परिपथ को पूर्ण करता है। ठीक है, यह दोनों अर्ध सेलों के वैद्युत अपघट्ट के उदासीनता को कायम रखता है। ठीक है, तो ये लवण सेतु के 3 कार्य थे। ठीक है, और आपको बिल्कुल हम अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देते हैं ताकि बच्चों को कोई परेशानी ना हो इस बार बोर्ड की परीक्षा में। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ड्रीम क्लासेस गेस्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स देती है बच्चों को, तो बच्चे चाहे तो यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो। ठीक है, जेन्युइन टीम है 2016 से बच्चों के लिए वीडियोस बना रही है, वेरीफाइड हो चुकी है, 3 लाख बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं कंटिन्यू, तो बिल्कुल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। लवण सेतु हो गया, अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे कि फैराडे के विद्युत अपघटन के नियमों को लिखें। फैराडे के विद्युत अपघटन के क्या क्या नियम हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे। ओके, तो कहा गया है कि किसी विद्युत अपघट्ट में प्रवाहित विद्युत आवेश और इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ के मात्रा के बीच फैराडे ने एक संबंध दिया और जिसे फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम कहते हैं। ठीक है, किसी विद्युत अपघट्ट में प्रवाहित विद्युत आवेश और इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ के बीच या इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ के मात्रा के बीच फैराडे एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने संबंध दिया, रिलेशन दिया, जिसे फैराडे का विद्युत अपघटन नियम कहते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर, डाउट क्लियर, बढ़े आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। इस वीडियो की मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि सबसे बड़ी विशेषता यह है ना कि सभी क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होता है वो खुद का लैंग्वेज होता है, किताबी लैंग्वेज पे हम लोग भरोसा नहीं करते हैं। ठीक है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है, तो हम कहना चाहेंगे कि किसी विद्युत अपघट्ट में 1 एम्पियर विद्युत धारा या कूलाम्ब आवेश 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, एक बार फिर से मैं इसे बोलता हूँ, हाईलाइटेड है। कह रहा है कि किसी विद्युत अपघट्ट में 1 एम्पियर विद्युत धारा या कूलाम्ब आवेश 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित किया जाता है, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा जो है वो रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह की प्रक्रियाएं होती है और ये लास्ट में हमारा रासायनिक तुल्यांक कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आते हैं कि सेल स्थिरांक को परिभाषित करें। तो हम कहना चाहेंगे कि किसी सेल के 2 समानांतर इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के रेशियो को, अनुपात को सेल स्थिरांक कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि सेल स्थिरांक को परिभाषित करें। तो हम कहना चाहेंगे कि किसी सेल के 2 समानांतर इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी
ठीक है, दो समानांतर, ठीक है, इस तरह के दो समानांतर इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी है, ठीक है, और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के रेशियो को, अनुपात को सेल स्थिरांक कहा जाता है। ठीक है। अगला सवाल कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है? शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है? तो इसका हम एक सटीक जवाब देना चाहेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के सांद्रता की घात शून्य को बराबर होता है। ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। बहुत ही अच्छा सवाल है और इसका लैंग्वेज जो है ना ये उससे भी अच्छा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप ड्रीम क्लासेस पे अच्छे से पढ़ो। यहाँ पे 10th और 12th की पूरी तैयारी होती है और 12th के बाद भी एसएससी, बैंक, रेलवे का मैं एक स्पेशलिस्ट टीचर हूँ, तो उम्मीद है कि वहाँ पर भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया हो गई। और ड्रीम क्लासेस पर 12th में अगर 2 से ढाई महीने में पूरी तैयारी करनी हो तो हमारे ड्रीम क्लासेस के नोट्स को खरीद सकते हैं, जिसमें हम बिल्कुल ही कम क्वेश्चंस गैस करके देते हैं और वो सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कि परासरण को परिभाषित करें। वैसी प्रक्रिया जिसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर विलायक के अणु शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः मतलब खुद प्रवाह कर जाती है, परासरण कहलाता है। ठीक है, वैसी अभिक्रिया जिसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर, अर्ध पारगम्य झिल्ली मतलब जो हल्का सा होता है ना उस तरह का, से होकर विलायक के अणु शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः यानी पुनः स्वतः मतलब खुद ही प्रवाह कर जाती है, परासरण कहलाता है। ठीक है, उम्मीद है कि ये छोटी सी वीडियो बहुत पसंद आई होगी आपको। 2 पार्ट क्लियर हो गए, तीसरा पार्ट चाहिए प्लीज़ हम चाहेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स दिख रहा है, हज़ारों हज़ार की संख्या में बच्चे SMS करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपना फीडबैक दें कि ये जो 14 क्वेश्चन आपने पढ़ा, ठीक है, इन 14 क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्या माइंड लग रहा है, फ्रेश लग रहा है, और भी क्वेश्चन चाहते हो? क्योंकि हमने तो प्रॉमिस किया है कि हम 100 क्वेश्चन 100 शॉर्ट क्वेश्चन देंगे, तो अभी तो 14 ही खत्म हुआ। तो ये हम आपको देंगे किस बात के लिए? ये देंगे तभी जब आप या तो आप नोट्स खरीद लो, उसमें मिल जाएगा 100 क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, किताब की तरह हम बना के देंगे। ये जो आपको दिख रहा है ना, इसी तरह से नोट्स खुलेगा आपके फ़ोन में, अप डाउन हो रहा है ना ये, इसी तरह से। और नहीं तो फिर वीडियोज़ की वेट करो। ठीक है, और वीडियोज़ जल्दी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में हज़ारों बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, वीडियो जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, बाय बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। और आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं, लघु उत्तरीय प्रश्नों के। इन सभी क्वेश्चंस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ड्रीम क्लासेस के थ्रू ऑब्वियसली मैंने इन सभी क्वेश्चंस को गैस करके बनाया है और उम्मीद है कि ये सभी क्वेश्चंस इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड तक देखिएगा। 2 वीडियो हमने ऑलरेडी इस पे बना दिया है, ये तीसरी वीडियो है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 15 से चलेंगे। तो 14 क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, बिल्कुल देख लीजिएगा। और हाँ, अगर अच्छा लगे तो बिल्कुल एक लाइक बनता है और एक शेयर बनता है, और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ड्रीम क्लासेस को नीचे रेड कलर का लिखा होगा सब्सक्राइब, आप उसको ब्लैक कर दीजिए और एक नोटिफिकेशन का बेल दबा दीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होता है ना कि जब भी कोई वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। बिल्कुल शुरू करते हैं, और बिल्कुल उम्मीद है कि वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस बोल्ड मॉडल क्वेश्चन है इस बार के बोर्ड के एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या है? तो हम कहना चाहेंगे कि वैसी झिल्ली जिससे सिर्फ विलायक के अणु प्रवाह करते हैं, मतलब पार करते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली कहलाता है। बिल्कुल सटीक आंसर हम लोग लिखते हैं। किताबी लैंग्वेज हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, ठीक है, खुद का लैंग्वेज यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है, बच्चे जो है उनको समझने में थोड़ी कठिनाइयाँ कम होती है। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली वैसी झिल्ली जिससे सिर्फ विलायक के अणु प्रवाह करते हैं, प्रवाहित होते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16 कि परासरण दाब क्या है? तो हम कहना चाहेंगे कि परासरण को रोकने के लिए लगाया गया बाहरी दाब परासरण दाब कहलाता है। इसे पाई, ठीक है, इसे पाई से सूचित किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि परासरण दाब क्या है। तो कहेंगे कि परासरण को रोकने के लिए लगाया गया जो बाहरी दाब है ना, बाहरी प्रेशर है,
वो आपका पराशरण दाब कहलाता है और इसे हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। ये क्वेश्चन पूछेगा बिल्कुल, ठीक है। ये आपका एक ऑब्जेक्टिव का रूप ले लेगा। यहाँ से छोटे छोटे जो बातें होती है जिसको आप अच्छे से ध्यान से देखिए। उल्टा परासरण क्या है, अब इसके बारे में देखते हैं। कह रहा है कि यदि बिलियन पर उसके परासरण दाब से अधिक दाब प्रयुक्त करे, मतलब अगर कोई बिलियन हो जो उस पर परासरण दाब लग रहा है उससे अधिक दाब प्रयुक्त करे, तो अर्ध पारगम्य झिल्ली से बिलियन के विलायक का बहाव शुद्ध विलायक की ओर होने लगता है। इस प्रक्रिया को उल्टा परासरण, ठीक है, जिसको हम लोग प्रतिलोम परासरण भी कहते हैं, ठीक है। एक बार इसको हम फिर से बोलना चाहेंगे क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे वो कुछ पॉपअप आ गया था। कह रहा है कि यदि बिलियन पर उसके परासरण दाब से अधिक दाब जो है, मतलब जितना परासरण दाब लगना चाहिए उससे अधिक दाब प्रयुक्त करे, तो अर्ध पारगम्य झिल्ली के बिलियन से विलायक का दाब बहाव जो है वो बिल्कुल, ठीक है, शुद्ध विलायक की ओर होने लगता है और इसी प्रक्रिया को हम उल्टा परासरण या प्रतिलोम परासरण कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर हम लोग एंट्री करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि कोलाइड क्या है। बहुत बार पूछा गया सवाल है, प्रीवियस ईयर्स काफ़ी बार पूछे गए छोटे छोटे प्रश्नों में कि कोलाइड क्या है। ये सभी क्वेश्चंस आपको बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और बिल्कुल उम्मीद है कि आपसे ये प्रश्न छूटना नहीं चाहिए इस बार बोर्ड के एग्जाम में। वैसा पदार्थ जो वनस्पति झिल्ली या जंतु झिल्ली के द्वारा आसानी से विस्तृत नहीं होता है, मतलब वैसे पदार्थ, एक वनस्पति झिल्ली होती है, ठीक है, वनस्पति के द्वारा, और एक जंतु की झिल्ली होती है, के द्वारा आसानी से विस्तृत नहीं होता है, कोलाइड कहलाता है। जैसे गोंद, ठीक है, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब किनके उदाहरण है? कोलाइड के उदाहरण है। प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में कि गोंद कोलाइड का उदाहरण है या नहीं, यस या नो, मतलब इस तरह के सवाल। 4 विकल्प दिए रहेंगे कि कौन एक कोलाइड का उदाहरण नहीं है। तो बिल्कुल वैसे पदार्थ जो वनस्पति झिल्ली या जंतु झिल्ली के द्वारा आसानी से विस्तृत नहीं होता है, कोलाइड कहलाता है। जैसे गोंद, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन इत्यादि वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम डिस्कस करें कि क्रांतिक ताप को परिभाषित करें, तो कहेंगे वह न्यूनतम ताप जिसके ऊपर किसी गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता है। वह न्यूनतम ताप जिसके ऊपर किसी गैस को हम द्रवित नहीं कर सकते हैं, चाहे दाब कितना ही अधिक क्यों ना हो, क्रांतिक ताप कहलाता है, ठीक है। क्रांतिक ताप को परिभाषित करना है और इसका एक सटीक लैंग्वेज हम कहेंगे कि वह न्यूनतम ताप जिसके ऊपर किसी गैस को हम द्रवित बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, चाहे दाब जो है, प्रेशर जो है, वो कितना ही अधिक क्यों ना हो, क्रांतिक ताप कहलाता है, ठीक है। बिल्कुल कॉपी में बिल्कुल नोट करिएगा। और अगर आप इस बार इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पे, ये खुद का लैंग्वेज है हमारा, ठीक है। किताबी लैंग्वेज बहुत कम यूज़ करते हैं, मैंने अभी अभी आपको बताया। और बिल्कुल किताबों के लैंग्वेज को अगर आप यूज़ करते हो ना तो आपको नंबर कम मिलेगा। यहाँ का लैंग्वेज अगर आप यूज़ करोगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, क्योंकि ये खुद का लैंग्वेज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कि भौतिक अधिशोषण क्या है, तो कहेंगे कि जब अधिशोषण की सतह पर अधिशोषण भौतिक पर जैसे VWP द्वारा बंधे होते हैं, भौतिक अधिशोषण कहलाता है, ठीक है। कि जब अधिशोषक की सतह पर, ठीक है, अधिशोषक, सॉरी मैंने अधिशोषण बोल दिया था, कि जब अधिशोषक की सतह पर अधिशोषण भौतिक पर जैसे VWP द्वारा बंधे होते हैं, तो ये हमारा भौतिक अधिशोषण कहलाता है। बिल्कुल कॉपी में नोट करिएगा, ठीक है। अब हम सवाल पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की अधिशोषण क्या है, तो कहेंगे किसी ठोस या द्रव के सतह के ऊपर, जी हाँ स्टूडेंट्स, किसी ठोस या द्रव के सतह के ऊपर द्रव या गैस के अणुओं का सांद्रण बढ़ने की प्रक्रिया, अधिशोषण की प्रक्रिया सदैव ऊष्माक्षेपी होती है, ठीक है। तो सवाल है कि अधिशोषण क्या है, तो किसी ठोस या द्रव के सतह के ऊपर द्रव या गैस के अणुओं का सांद्रण बढ़ने की प्रक्रिया, अधिशोषण की प्रक्रिया। और ये जो है इस तरह की प्रक्रिया जो होती है वो ऊष्माक्षेपी सदैव होती है, ठीक है। बिल्कुल नोट करिएगा। ये जो आपको 23 नंबर दिख रहा है ये मोस्ट हाईलाइटेड है, लेकिन पहले हम लोग 22 पर डिस्कस करेंगे कि ताप गुणांक को परिभाषित करेंगे। तो हम कहेंगे कि किसी अभिक्रिया के 10 डिग्री सेल्सियस ताप के अंतर पर मापे गए वेग स्थिरांक का जो रेशियो होता है उसको हम ताप गुणांक कहते हैं। और ताप गुणांक के बराबर +- +10,
ठीक है, ये हमारा होगा। और इस चीज़ को और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि KT जो आपका होता है 2/3 के रूप में रहता है, ठीक है, 2 या 3 रहेगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो है हम आपको न्यूमेरिकल्स में अच्छे से सेटिस्फाइड कर पाएंगे। यहाँ तो बस नॉर्मली आपको रटना है और थोड़ा थोड़ा समझना है, बस काम इतना में ही काम चल जाएगा, ठीक है। और ये जो हम आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं कि ये जो है क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रथम कोटि के अभिक्रिया क्या है, ठीक है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है। तो कहेंगे कि वैश्विक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण के प्रथम घात के समानुपाती होता है। वैश्विक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग जो होता है वो अभिकारक के सांद्रण के प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग जो होता है वो अभिकारक के सांद्रण के प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। और ये जो आपको 24 दिखा रहे हैं मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन है कॉलरॉस लॉ, ठीक है। कॉलरॉस के नियमों को लिखो। तो एक वैज्ञानिक थे कॉलरॉस, पढ़िए पहले पढ़ते हैं इसके बारे में इन्होंने क्या कहा है कि कॉलरॉस ने सन 1876 ईस्वी में लवणों के ऐसे युग्म के अति तनु विलयन के मोलर चालकत्व का अध्ययन किया जिसमें एक आयन दोनों में उभयनिष्ठ होता है, ठीक है। ये देखिए दोनों में उभयनिष्ठ है, इधर Cl है उधर SO4 है, यहाँ K है, ठीक है, दोनों में है NaCl, तो यहाँ Na है NaNO3, तो N3 यहाँ पर है, ठीक है। तो दोनों में मतलब उभयनिष्ठ मतलब दोनों में है। कॉलरॉस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1876 ईस्वी में लवणों के ऐसे युग्मों के अति तनु विलयन के मोलर चालकत्व का अध्ययन किया जिसमें एक आयन दोनों में उभयनिष्ठ होता है। देखिए दोनों में है उभयनिष्ठ, ठीक है। NaCl तो यहाँ Cl है, Na2SO4 तो यहाँ SO4 है, KBr तो यहाँ K है, NaCl तो इधर Na है, NaNO3 तो N3 यहाँ पर है, ठीक है। ये दोनों में उभयनिष्ठ है मतलब समान है, ठीक है। इसे हम कॉलरॉस के नियम को कहेंगे और ये कब किया गया था 1876 में। अब क्वेश्चन नंबर 25 की ओर हम लोग आते हैं। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फैराडे के विद्युत अपघटन के दूसरे नियम को लिखें। तो हम कहेंगे कि विभिन्न वैद्युत अपघटन के घोल से समान विद्युत की मात्रा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रॉन पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उसके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। फैराडे का विद्युत अपघटन का तृतीय नियम कहलाता है। लेकिन हालांकि हमने तो द्वितीय की बात की थी। यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है, वो हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा। फिलहाल इस क्वेश्चन इसको थोड़ा सा हम देख लेंगे। ऐसा करिए ना, फैराडे का सेकेंड लॉ जो है दूसरे अपघटन का दूसरा नियम है, इसे आप अपने बुक से लिख लो अच्छे से क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है यहाँ से सवाल, ठीक है। तो फैराडे का आप अच्छे से लिख लो, उसके बाद बाकी डिस्कस हम लोग करेंगे 25 के बाद जो हम लोग करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। यहाँ पे मैं मान रहा हूँ छोटा सा मिस्टेक्स हो गया है, वो इंसान ही है हम लोग, ठीक है। तो आप इतनी गलतियों को समझदार हो, आप समझ सकते हो। तो बाकी जो डिस्कस है वो हम बाद में करेंगे। फिलहाल इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, 1 से 25 तक जल्दी से नोट कर लीजिए, आगे अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेज। आज आपके लिए मैं केमिस्ट्री में शॉर्ट क्वेश्चन लेके आया हूं और ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी VVI साबित होगा। जैसा कि देखिए आपका पहला ही क्वेश्चन ना बहुत ही VVI क्वेश्चन है बच्चों। इस तरह का क्वेश्चन अधिकांशतः यानी अक्सर बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। कहता है वैद्युत अपघटनी सेल को परिभाषित करें, ठीक है, वैद्युत अपघटनी सेल को परिभाषित करें। अब मैं उसकी डिफिनेशन बताने वाला हूँ। वैसा सेल जिसकी सहायता से विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है वैद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। अब वैद्युत अपघटनी सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था पहला क्वेश्चन का डेरिवेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो वैद्युत अपघटनी सेल की डिफिनेशन हमने देखा और आपके स्क्रीन बोर्ड पर ना दूसरा नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। ये हमारा ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों।
कि नर्स्ट समीकरण क्या है। ठीक है, तो ये इस पर हमारे एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं 5 नंबर का, याद रखिएगा। नर्स्ट समीकरण पर बेस्ड 5 नंबर का न्यूमेरिकल आता है। तो ज़रा देखते हैं कि नर्स्ट समीकरण है क्या, उसके बारे में देखते हैं, इसकी व्याख्या क्या है। कहता है किसी विद्युत रासायनिक सेल के इलेक्ट्रोड विभव, ताप एवं अभिकारक तथा प्रतिफल के सांद्रता पर निर्भर करता है। यानी नर्स्ट समीकरण जो है ना, विद्युत रासायनिक सेल के इलेक्ट्रोड विभव, ताप एवं अभिकारक तथा प्रतिफल के सांद्रता पर निर्भर करता है, जो नर्स्ट समीकरण के सहायता से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन के लिए बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है और क्या होना चाहिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा। कहता है पेंटीकरण को परिभाषित करें, यानी कि पेंटीकरण को डिफाइन करना है। कहता है किसी ताजे अपक्षेप को वैद्युत अपघटन की थोड़ी सी मात्रा की उपस्थिति में परिक्षेपण माध्यम के साथ मिलाकर कोलाइड बनाने की विधि पेंटीकरण के लिए, विधि को पेंटीकरण कहते हैं, सॉरी। ठीक है, जरा फिर से इसको देखते हैं। कहता है किसी ताजे अपक्षेप को वैद्युत अपघटन की थोड़ी सी मात्रा की उपस्थिति में परिक्षेपण माध्यम के साथ मिलाकर कोलाइड बनाने की विधि को पेंटीकरण के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है वह पेंटीकरण कहलाता है। ठीक है, ये तो हमारा था दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं कि तीसरा हमारा शॉर्ट क्वेश्चन क्या है और उसकी व्याख्या देखते हैं। तो जैसा कि आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा, ठीक है, कि ब्राउनी गति क्या है, इस गति का अब इसकी व्याख्या देखते हैं। कहता है इस गति का सर्वप्रथम अध्ययन रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इसके अनुसार कोलाइडी विलयन में कोलाइडी ऊर्जा का निरंतर अनियमित टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनी गति कहा जाता है। यानी कोलाइड विलयन में जो ऊर्जा का निरंतर अनियमित जिगजैग डायरेक्शन में जो गति होती है उसी को हम ब्राउनी गति कहते हैं। ठीक है, और इसका सर्वप्रथम अध्ययन रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। चलिए अब हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो जैसा कि देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा। कहता है वैद्युत कण संचरण क्या है। तो जरा इसकी व्याख्या देखते हैं। कहता है कोलाइडी कण विद्युत आवेशित होता है और विद्युत क्षेत्र में ये कण विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों का विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन वैद्युत कण संचरण कहलाता है। ठीक है, जरा इसको फिर से देखते हैं। कहता है जरा इसको समझिएगा। कहता है कोलाइडी कण विद्युत आवेशित होता है और विद्युत क्षेत्र में ये कण विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों का विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन वैद्युत कण संचरण कहलाता है। ये था हमारा वैद्युत कण संचरण की व्याख्या। अब देखते हैं कि अगला क्या है। ये ना बच्चों काफ़ी VVI टॉप मोस्ट क्वेश्चन है बच्चों। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है कि टिंडल प्रभाव को लिखें। ठीक है, टिंडल प्रभाव क्या है इसके बारे में ज़रा देखते हैं, जानते हैं। कहता है कि टिंडल प्रभाव क्या है। कहता है इसका अध्ययन सर्वप्रथम फैराडे ने किया था और इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन टिंडल ने किया। ठीक है, तो कहता है अब इसके बारे में देखते हैं। कहता है कि कोलाइडी विलयन द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन ही टिंडल प्रभाव कहलाता है। यानी कोलाइडी विलयन द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन ही टिंडल प्रभाव कहलाता है। कहता है जब कोलाइडी विलयन में प्रकाश की किरणों को भेजा जाता है, जब कोलाइडी विलयन में प्रकाश की किरणों को भेजा जाता है तो कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। ज़रा समझिएगा इसको। कहता है कि जब कोलाइडी विलयन में प्रकाश की किरणों को भेजा जाता है तो कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। इस घटना को ही हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये तो था हमारा टिंडल प्रभाव की व्याख्या और ये भी काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है बच्चों। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है,
तो ये भी काफ़ी VVI क्वेश्चन में से एक है। अब इसका देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारे लाइव सेशन का क्या है। तो कहता है कि निच्छालन को परिभाषित करें। कहता है, अब इसके बारे में देखते हैं कि यह अयस्कों की सांद्रण करने की एक रासायनिक विधि है। निच्छालन जो है अयस्कों के सांद्रण करने की एक रासायनिक विधि है। कहता है कि सामान्यतः निच्छालन के द्वारा वैसे अयस्कों का सांद्रण किया जाता है जो किसी उपयुक्त विलायक में विलेय होता है परंतु अशुद्धि अभिक्रिया नहीं करता है। ये बात आप दिमाग में बैठा लो कि निच्छालन जो है अयस्कों की एक सांद्रण करने की एक रासायनिक विधि है। और इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। कहता है कि सामान्यतः निच्छालन के द्वारा वैसे अयस्कों का सांद्रण किया जाता है जो किसी उपयुक्त विलायक में विलेय होता है परंतु अशुद्धि अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं कि अगला क्या है। तो अगला ना काफ़ी टॉप मोस्ट VVI क्वेश्चन है बच्चों। अगला जो है टॉप मोस्ट VVI क्वेश्चन है। कहता है जारन या भर्जन को परिभाषित करें। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में पूछता है। तो अब इसका हम व्याख्या देखते हैं। कहता है S को वायु की उपस्थिति में उसके द्रवनांक से कम ताप तक गर्म करने की प्रक्रिया भर्जन कहलाता है। इस प्रक्रिया में अयस्क में उपस्थित अधातु अशुद्धियाँ ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाता है तथा धातु के सल्फाइड का परिवर्तन धातु के ऑक्साइड में हो जाता है। और देखिए इस तरह का आपका समीकरण है कि हमारा जिंक सल्फाइड यदि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो हमारा मेटल ऑक्साइड और SO2 गैस देता है। ठीक है, तो जैसा कि आपका इसमें कहता है कि धातु के सल्फाइड अयस्क यानी कि ZnX का परिवर्तन ना बच्चों यहाँ जिंक ऑक्साइड यानी धातु के ऑक्साइड में हो जाता है। तो इस तरह की क्रिया जारन या भर्जन कहलाती है। तो आज हमने प्रयास किया, ठीक है, कि हमारा केमिस्ट्री में शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जामिनेशन में। तो इसी तरह का ना क्वेश्चन बच्चों एग्जामिनेशन में काफ़ी बार पूछता है। ठीक है, अब ज़रा देखते हैं, थोड़ा सा एक और देख लेता हूँ फिर आगे बढ़ूँगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी ना काफ़ी VVI क्वेश्चन है। कहता निस्तापन को समझाएं। ठीक है, तो ज़रा इसको समझते हैं। कहता है S को वायु की अनुपस्थिति में उसके द्रवनांक से कम ताप तक गर्म करने की क्रिया जो होती है ना निस्तापन कहलाती है। इस प्रक्रिया में धातु के कार्बोनेट का परिवर्तन धातु के ऑक्साइड में हो जाता है। अब जरा इसका रिएक्शन समझते हैं कि जिंक कार्बोनेट ना ये धातु का कार्बोनेट है और इसे जब गर्म किया जाता है तो धातु के ऑक्साइड यानी जिंक ऑक्साइड में बदल जाता है और साथ ही साथ CO2 का निर्माण होता है। तो इस तरह से हमने आज की वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में देखा। ठीक है, और मुझे लगता है कि ये सभी क्वेश्चन ना आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी VVI है बच्चों। और मैं एक सूचना आप लोग को देना चाहता हूं कि जो बच्चे 2021 की बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे उनके लिए हमारा जो है ड्रीम क्लासेज का ऐप्स ज़रूर डाउनलोड कर लें और अभी से ही उस ऐप से पढ़ाई करना शुरू कर दे। उस ऐप्स में हमारा जो है ना टॉपिक्स वाइज सभी वीडियो मिलेंगे, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायो हो। ठीक है, और इसमें हमारी जो है आपका टॉप जो जितने भी VVI क्वेश्चन है उसका PDF मिलेगा। ठीक है, जो कम समय में बच्चों को अच्छे मार्क्स दिलाते हैं और इसे डाउन कर ले। और विशेष मैं क्या कहूँ, ठीक है, एक सूचना देना था मुझे, मैं आप लोग को दे दिया। तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो में।